एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूँ स्मृति। एक बार फिर मैं आपके लिए चैप्टर लेके आई हूँ, चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले हम लोग ने चैप्टर जो किया था उसमें हम लोग ने समझा था डिफरेंट चीज़ों को, जैसे स्ट्रेट लाइन में कैसा आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और इस वाले चैप्टर जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम लोग उस सारी चीजों को जो काम करता है, जो उसके ऊपर काम करता है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो क्यों ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, वो कैसे मूव करता है, क्या उसके पीछे का रीजन है, तो वो सारी चीजें आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है मेरा पार्ट 1, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो आज हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग चैप्टर। फॉर मेनी सेंचुरीज द प्रॉब्लम ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज हैड पजल्ड scientists and philosophers. A ball on the ground when given a small hit does not move forever. Such observations suggest that rest is the natural state of an object. Rest मतलब कोई भी चीज अपने जगह पे है, मतलब वो हिल नहीं रहा, वो मूव नहीं कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट में बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मैं अभी यहाँ पे खड़ी हूँ तो मैं अभी रेस्ट पोजीशन में हूँ। तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि वो रेस्ट पोजीशन में रहे, ये उसका नेचुरल स्टेट है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल स्टेट बोलते हैं। This remained the belief until Galileo Galilei and Isaac Newton developed an entirely different approach to understand motion. कौन से हमारे साइंटिस्ट है जिसने मोशन के बारे हमें समझाया? बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन, ठीक है। आइजैक न्यूटन, ये दोनों जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन दोनों के कारण हमें मोशन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो पाई है, ओके। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस में सीधा आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, shows a wooden block on a horizontal table. Two strings X and Y are tied to the opposite faces of the block as shown. If we apply a force by pulling the string X, the block begins to move to the right. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपका ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में हमने एक ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक में हमने एक सूता बांध दिया है जो इधर y है और इधर x है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर हम x की तरफ इसको खींचेंगे तो ये राइट साइड में मूव होगा, अगर हम इसको y की तरफ खींचेंगे तो ये y साइड में मूव होगा, ठीक है। अगर हम बट इफ द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स विद इक्वल फोर्सेस द ब्लॉक विल नॉट मूव। मतलब अगर हम लोग मान लीजिए पहले हमने x की तरफ से खींचा तो x की तरफ मूव हो रहा है, मतलब राइट साइड में मूव हो रहा है। फिर हमने y की तरफ खींचा तो y की तरफ मूव हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग दोनों साइड से एक बार में खींचेंगे और इक्वल फोर्स, मतलब अगर हम इसमें भी x फोर्स लगा रहे हैं तो इस साइड में भी x फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड में भी x फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या होगा? ये मूव नहीं करेगा क्योंकि दोनों में इक्वल फोर्सेस लगा है। तो क्या होता है? सच फोर्सेस आर कॉल्ड the balanced forces and do not change the state of rest or of motion of an object. अब क्या ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया, मतलब इधर भी इक्वल अमाउंट है, ठीक है, और इस साइड में भी आपका इक्वल अमाउंट है। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है? मूव नहीं करता है, ठीक है। ये बैलेंस्ड फोर्स हो गया। वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, या फिर मोशन में बॉडी है तो मोशन में रहेगा, ओके। नाउ लेट अस कंसिडर अ सिचुएशन इन विच टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स पुल द ब्लॉक. In this case, the block would begin to move in the direction of the greater force. Thus, the two forces are not balanced and the unbalanced force acts in the direction the block moves. This suggests that an unbalanced force acting on an object brings it in motion.
अब क्या देखिए, अब क्या बोल रहा है कि अगर मान लीजिए हम ये दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगाए थे, अगर हम इसमें x लगाते हैं और इसमें कुछ और फोर्स लगाते हैं, y लगाते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड से हम लोग खींचते हैं, तो मान लीजिए ये y जो है हमारा, y हमारा x से बड़ा है, ये y से जो हम लोग खींच रहे हैं वो ज्यादा फोर्स है, तो y की तरफ ये जो बुक है मेरा वो मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये y की तरफ मूव कर जाएगा, तो यही चीज एक्सप्लेन किया गया है। What happens when some children try to push a box on a rough floor? If they push the box with a small force, the box does not move because of friction acting in a direction opposite to the push. तो अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अब क्या बताया जा रहा है, मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, ये एक बॉक्स है जो कि हमारा फ्लोर पे रखा हुआ है, ठीक है। इस बॉक्स को कुछ बच्चे पुश कर रहे हैं, बट इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, बट वो उतना ज्यादा फोर्स नहीं हो रहा है कि ये मूव करे, ठीक है। ये मूव नहीं कर रहा क्योंकि इतना इसको एडिक्वेट एक्सक्यूज मी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं मिला इस बॉक्स को कि ये मूव कर पाए, ठीक है। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है, रफ सरफेस है ना, तो सरफेस के तरफ से इस बॉक्स पे जो फोर्स लगता है उसको फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और ये फ्रिक्शन फोर्स इससे ज्यादा है। मान लीजिए ये x है, ये y है, तो ये y जो है x से बड़ा है, इस कारण से ये मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस फ्रिक्शन फोर्स अराइजेस बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। फ्रिक्शन कब अराइज होता है, ये जो एक सरफेस है हमारा और ये है, ये जो सरफेस है इसमें कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। सॉरी, यहाँ पे x y से बड़ा है। फ्रिक्शन कभी भी लगता है ना, वो कांटेक्ट सरफेस पे लगता है, ठीक है। ये कांटेक्ट में है, ये जो पोर्शन है ये हमारा फ्लोर से, ये हमारा फ्लोर है, इससे कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और बच्चे लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हैं जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स है ये ज्यादा है इससे, इस कारण से नहीं ये मूव हो रहा है। In this case, between the bottom of the box and the floor's rough surface, it balances the pushing force and therefore the box does not move. The children push the box harder, but the box still does not move. This is because the friction force still balances the pushing force. If the children push the box harder, still the pushing force becomes bigger than the friction force. There is an unbalanced force, so the box starts moving. तो ये सारी चीजें बताई जा रही कि अनबैलेंस्ड फोर्स के बाद में ये मूव करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स जब हम लोग दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉक्स होता है, बॉक्स स्टार्ट्स मूविंग, ठीक है। What happens when we ride a bicycle? When we stop pedaling, the cycle begins to slow down. हम लोग जब बाईसाइकिल को राइड करते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग पैडल चलाना बंद कर दे तो कुछ देर बाद स्लो हो जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्सेस एक्टिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने जो फोर्स डाल रहे थे हम, जो फोर्स वो बंद हो गया, और जो फ्रिक्शन फोर्स है जो कि सरफेस के कांटेक्ट में हमारा बाईसाइकिल है, तो उस पर जो फोर्स सरफेस की तरफ से लग रहा है वो जो फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए हमारा जो साइकिल है, बाईसाइकिल है, वो स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। सबको क्लियर हो रहा है ना। In order to keep the bicycle moving, we have to start pedaling again. An object moves with a uniform velocity when the forces acting on the object are balanced and there is no net external force on it. देखिए एक चीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It thus appears that an object maintains its motion under the continuous application of an unbalanced force. However, it is quite incorrect. An object moves with a uniform velocity when the forces, that is the pushing force and frictional force, acting on the object are balanced and there is no net external force on it. If an unbalanced force is applied on the object, there will be a change either in its speed or in the direction of its motion.
देखिए एक चीज बहुत ज्यादा जो समझने की बात है, इसको ध्यान दे के समझिएगा। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही तरह से कब मूव करता है। देखिए अभी अब हम लोग जो क्या किए, जब हम लोग पैडलिंग छोड़ दिए, बाईसाइकिल में पैडलिंग छोड़ दिए, जब आपने पैडल करना छोड़ दिया तो वो स्लो हो गया। अब उस समय क्या हुआ था कि आपका फ्रिक्शन का फोर्स ज्यादा हो गया था। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में डालना है तो आपका जो पुशिंग, मतलब जो आप उसको पैडलिंग कर रहे हैं वो फोर्स, और जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है ना, उसको बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो दोनों बैलेंस्ड नहीं होगा तो आपका क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा मोशन, उसमें क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इधर इन स्पीड या फिर डायरेक्शन में। तो ये बुक में यही एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इसको प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारे जो है अनबैलेंस्ड फोर्स से ही होता है मूवमेंट। यहाँ पे बैलेंस्ड फोर्स बता रहा है, बैलेंस्ड इन द सेंस कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। आप एक पैडल मार रहे हैं और आपका जो लग रहा है ऑटोमेटिक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई और एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो क्या होगा कि आपका जो स्पीड है या फिर डायरेक्शन है कुछ भी चेंज हो जाएगा, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको चाहती हूँ नोट कर लीजिए। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म मोशन ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी when the forces, कौन सी फोर्सेस है, फ्रिक्शनल फोर्स एंड पुशिंग फोर्स। ठीक है, ये दोनों बैलेंस्ड होते हैं। नो नेट, कोई एक्सटर्नल फोर्स और नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। ठीक है, thus to accelerate the motion of an object an unbalanced force is required and the change in its speed as long as this unbalanced force is applied. However, if this force is removed completely, the object would continue to move with the velocity it has acquired till then. उसी को एक्सप्लेन किया जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम लोग 9.2 देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, नाइन पॉइंट टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। मोशन के कुछ लॉज है, तो ये पहला लॉ है। ठीक है, by observing the motion of objects on an inclined plane, Galileo deducted that objects move with a constant speed when no force acts on them. He observed that when a marble rolls down an inclined plane, its velocity increases. Its velocity decreases when it climbs up as shown. अब देखिए क्या बता रहे हैं, इंक्लाइंड प्लेन में, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, अगर किसी मार्बल को हम लोग यहाँ से गिराते हैं तो उसका वेलोसिटी नीचे जाके इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये क्लाइंब अप करता है, यहां से मार्बल ऊपर जाता है, तो क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, Galileo argued that when the marble is released from left, it would roll down the slope and go up on the opposite side to the same height from which it was released. If the inclinations of the plane on both sides are equal, then the marble will climb the same distance that it covered while rolling down. If the angle of inclination of the right side plane were gradually decreased, then the marble would travel further distances till it reaches the original height.
If the right side plane were ultimately made horizontal, the marble would continue to travel forever, trying to reach the same height that it was released from. The unbalanced forces of the marble in this case are zero. It thus suggests that an unbalanced external force is required to change the motion of the marble, but no net force is needed to sustain the uniform motion of the marble. In practical situations, it is difficult to achieve a zero unbalanced force. This is because of the presence of the frictional force acting opposite to the direction of motion. Thus, in practice, the marble stops after traveling some distance. The effect of the frictional force may be minimized by using a smooth marble and a smooth plane and providing a lubricant on top of the planes. तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए गैलीलियो ने. उनका क्या था कि अगर मान लीजिए कि आप इसको और ऐसा करते हैं, ठीक है, एंगल को चेंज करते हैं, एंगल को डिक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा अपने उस हाइट में पहुंचने के लिए जहां से वो रोल डाउन हुआ था. ठीक है, हम इसको और डिक्रीज करते हैं तो ये और डिस्टेंस कवर करेगा. अगर हम इसको 0 कर देते हैं, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो क्या होगा, ये वो बोल रहा है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहेगा जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं डाला जाएगा. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, the unbalanced forces on the marble in this case are zero. देखिए, the marble would continue to travel forever trying to reach the same height that it was released from. तो यहाँ पे अनबैलेंस जीरो फोर्स, जीरो अनबैलेंस जो फोर्सेस है वो 0 है, तो क्या होगा, वो फॉरएवर मूव करेगा, ऐसा गैलीलियो ने बोला. ठीक है, क्यों मूव करेगा, क्योंकि वहां पे कोई फोर्स नहीं है, नेट फोर्स हम लोग कुछ अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो मूव करते रहेगा. लेकिन हमारा वो सरफेस के कांटेक्ट में अब आ गया, तो सरफेस के कांटेक्ट में आने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगती है. ठीक है, अभी हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल फोर्स लगता है. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उस कारण से जो बॉल है वो कंटिन्यूअसली मूव नहीं करेगा, वो कुछ देर बाद जाके रुक जाएगा. क्यों रुक जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स है. ठीक है, तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में अनबैलेंस्ड फोर्स कभी 0 नहीं होता है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स भी लगता है. ठीक है, तो ये गैलीलियो का था ऑब्जर्वेशन. तो अब हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में मैं लिख देती हूँ. ways to reduce फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, पहला क्या हो सकता है, स्मूथ सरफेस आप चूज करें. फिर स्मूथ जो इंक्लाइन प्लेन था हमारा वो स्मूथ हो, या फिर आप तीसरा कोई ल्यूब्रिकेंट. ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, जो मतलब कैसा बोलेंगे आप, जो ऑयली टाइप होता है ना, जिससे आपका सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए, उसको यूज़ कर सकते हैं आप, ल्यूब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं न्यूटन ने क्या बताया इसके बाद. गैलीलियो ने पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस किए इंक्लाइन प्लेन के साथ और मार्बल के साथ. अब उसके बाद उसमें न्यूटन ने बहुत सारी चीजें को ऐड किया और बना हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. तो अभी हम लोग वही देखेंगे. तो अभी हम लोग देखेंगे न्यूटन ने आगे इस पे क्या बोला. ठीक है, Newton further studied Galileo's point and force and motion and presented 3 fundamental laws that govern the motion of objects. These 3 laws are known as Newton's laws of motion. न्यूटन ने आगे गैलीलियो के बारे में पढ़ा और उन्होंने 3 मोशन बताया, 3 लॉज ऑफ मोशन बताया है, जो बोला जाता है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, देखिए एग्जाम में मैं आपको बताना चाहूंगी, जो स्टेटमेंट है, जो हमारे लॉज होते हैं ना, वो एकदम आपको याद कर लेना होगा. याद करेंगे कैसे, हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, देन हम लोग याद करेंगे.
और एग्जाम्स में आपको जो डेफिनेशन होता है, जो लॉज होते हैं, वो एकदम सेम टू सेम लिखना पड़ता है। मतलब आप उसमें अपना कोई भी वर्ड नहीं डाल सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लॉ है, वो हमने नहीं फ्रेम किया, वो न्यूटन ने फ्रेम किया है, तो वो आपको वैसे ही लिखना होगा। तो फर्स्ट लॉ क्या है? An object remains in a state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change that state by an applied force. क्या बोल रहा है? मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रेट लाइन में है, ये रेस्ट में रहेगा, मतलब ये ऐसे ही रहेगा, या ये मूव करेगा। अगर ये मूव कर रहा है तो मूव ही करेगा, अगर ये रेस्ट में है तो रेस्ट ही रहेगा। कब तक? जब तक आप इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आप कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो अगर ये रेस्ट में है तो मूव करेगा, अगर ये मूव कर रहा है तो और जोर से मूव करेगा, या फिर रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है। In other words, all objects resist a change in their state of motion. In a qualitative way, the tendency of undisturbed objects to stay. ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कोई पॉइंट, तो मैं नहीं बताऊंगी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं important examples जो है। Certain experiences that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of inertia. देखिए एक important point है कि कोई भी अपने जो स्टेट में है उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। मान लीजिए मैं अभी खड़ी हूँ तो मैं खड़ी ही रहना चाहूँगी, मैं इस स्टेट से अलग नहीं होना चाहूँगी। तो ये जो रेसिस्ट करने का पॉइंट जो है, क्या ये रेसिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है, इनर्शिया। ठीक है। The tendency of undisturbed objects to stay at rest or to keep moving with the same velocity is called inertia. This is why the first law of motion is also known as the law of inertia. तो first law of motion को क्या बोलते हैं? First law of motion को first law of inertia भी बोलते हैं। सॉरी, first नहीं, इसको law of inertia भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया जो हम लोग चेंज नहीं करना चाहते, रेसिस्टेंस, उसको बोलते हैं इनर्शिया। ठीक है। इनर्शिया का डेफिनेशन भी होगा जो आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनर्शिया का। सर्टेन एक्सपीरियंसेस that we come across while traveling in a motor car can be explained on the basis of the law of inertia. We tend to remain at rest with respect to the seat until the driver applies a braking force to stop the motor car. With the application of the brakes, the car slows down, but our body tends to continue in the same state of motion because of its inertia. A sudden application of brakes may thus cause injury to us by impact or collision with the panels in front. देखिए, अब देखिए क्या होता है, अगर आप कोई कार में आप ट्रैवल कर रहे हैं, सबको इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ होगा कि अचानक जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो क्यों हम लोग ऐसे हो जाते हैं, क्यों हम लोग आगे झुक जाते हैं या फिर अनबैलेंस्ड हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि तब तक हमारा जो बॉडी था वो कार के साथ मोशन में था, बट सडनली जब एक एक्सटर्नल फोर्स, एक ब्रेक अप्लाई हुआ, तो हमारा जो बॉडी है वो रेसिस्ट कर गया, वो नहीं तुरंत चेंज कर पाया अपने मोशन को, अपने स्टेट को नहीं चेंज कर पाया, जिसके कारण वो अभी भी मूविंग में रह गया। इसके कारण हमें जर्क लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि सेफ्टी बेल्ट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, तो ये हमारे सेफ्टी के लिए है। ठीक है। सेफ्टी बेल्ट्स exert a force on our body to make the forward motion slower. An opposite experience is encountered when we are standing in a bus and the bus begins to move suddenly. Now we tend to fall backwards. This is because the sudden start of the bus brings motion to the bus as well as to our feet with the floor of the bus, but the rest of our body opposes this motion because of its inertia. देखिए, ये बस में जिन्होंने ट्रैवल किया होगा, जिन लोगों ने, उनको एक्सपीरियंस होगा कि जब बस स्टार्ट होती है तो अचानक क्या होता है, हम लोग पीछे हो जाते हैं, हमारा अपर जो पार्ट है वो पीछे हो जाता है, ऐसे हम लोग ऐसे गिर जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा लोअर पार्ट है वो तो मोशन में चला जाता है, बस स्टार्ट होता है, बट हमारा जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया के वजह से, इनर्शिया जो हमारा है बॉडी का, उसके वजह से वो रेस्ट में ही रहता है, जिस कारण से हमें जर्क होता है और हम लोग मूव बैकवर्ड्स हो जाते हैं। When a motor car makes a sharp turn at high speed, we tend to get thrown to one side. This can again be explained on the basis of the law of inertia. We tend to continue in our straight line motion. When an unbalanced force is applied by the engine to change the direction,
we sleep to one side. The fact that the body will remain at rest unless acted upon an unbalanced force can be illustrated through the following. तो ये एग्जाम्पल्स है कुछ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. अब आगे हम लोग देखते हैं इनर्शिया एंड मास. अब इनर्शिया और मास क्या है, ठीक है. If it at rest, it tends to remain at rest. This property of an object is called inertia. Do all bodies have the same inertia? We know that it is easier to push an empty box than a box full of. We may in fact देखिए अब क्या बोलता है कि क्या जो सारे बॉडीज, ऑल बॉडीज have same inertia. क्या सारे बॉडी का इनर्शिया सेम होता है? नहीं. हमें जैसे खाली बक्सा है, किसी चीज को जो खाली है, एम्प्टी है, उसे पुश करने में ज्यादा फोर्स, ज्यादा ताकत नहीं लगता है. लेकिन अगर वो फुल ऑफ कुछ सामान से फुल हो, बुक्स से फुल हो या किसी और चीज से, तो उसमें ज्यादा आपको फोर्स लगता है. ठीक है. तो ये हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि इनर्शिया के कारण ऐसा हो रहा है. और उसका मास ज्यादा है, क्योंकि एम्प्टी बॉक्स था तो उसका मास कम है, और एम्प्टी अगर नहीं है, फुल है, तो उसका मास ज्यादा है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एक चीज देख लीजिएगा. इंस्टेड ऑफ 5 rupee coin, if we use a 1 rupee coin, we find that a lesser force is required to perform the activity. A force that is just enough to cause a small cart to pick up a large velocity will produce a negligible change in the motion of a train. This is because in comparison to the cart, the train has a much lesser tendency to change its state of motion. Clearly, heavier or more massive objects offer larger inertia. More mass, जिसका जितना मास होगा उतना इनर्शिया होगा. ठीक है, उतना रेसिस्टेंस होगा. इनर्शिया क्या है? रेसिस्टेंस है. तो जिसका जितना मास होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा. मोर मास मोर इनर्शिया. ठीक है, मोर मास मोर इनर्शिया. हैवी बॉडी मोर इनर्शिया. हैवी बॉडी मोर इनर्शिया. सभी को समझ में आ रहा है ना? देखिए, आपको अगर जो मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपको लिफ्ट करना है एक बॉक्स को जो एम्प्टी है, तो वो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं लगेगा लिफ्ट करने में. अगर उसमें फुल ऑफ स्टफ्स है, कुछ भी है, उसमें कॉपी है, बुक है, कुछ भी है, तो उसको लिफ्ट करने में आपको ज़्यादा होगा. मतलब वो ज़्यादा इनर्शिया आपको दे रहा है, रेसिस्ट कर रहा है आपको उठाने के लिए, तो आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ रहा है. क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज़्यादा है. तो हैवियर जितना बॉडी होगा, हैवियर जितना कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. ये सिंपल है, बहुत सिंपल सा है, उसको आप लोग समझ सकते हैं. ठीक है. क्वांटिटेटिवली द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास. इनर्शिया को कैसे, ये तो क्वालिटेटिव हुआ. क्वालिटेटिव में हम लोग बोल सकते हैं कि मोर मास मोर इनर्शिया. ठीक है, क्वालिटेटिव टर्म में. क्वालिटेटिव, अगर क्वांटिटेटिव टर्म में देखें तो, क्वांटिटेटिव टर्म में देखें तो क्या है, इनर्शिया को कैसे मेजर करते हैं. इनर्शिया को भी हम लोग मेजर करेंगे ना, वो एक हमारा क्या बोल सकते हैं, आपका एक हमारा फैक्टर है फोर्स के लिए, मोशन के लिए, तो उसको भी मेजर करना होगा हमें. तो क्वांटिटेटिवली कैसे करते हैं, मास से करते हैं. ठीक है, ओके. The mass of an object is a measure of its inertia. बहुत अच्छा पॉइंट है. The mass of an object is measure of its inertia. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं हम लोग.
विच ऑफ द फॉलोइंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ द सेम साइज. ऑब्वियसली स्टोन ज्यादा भारी होगा, रबर बॉल हल्का होगा, तो किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? स्टोन का इनर्शिया ज्यादा होगा. अ बाईसाइकिल एंड अ ट्रेन, ऑब्वियसली ट्रेन हैवियर है देन अ बाईसाइकिल, तो ट्रेन का इनर्शिया ज्यादा होगा. अ 5 रुपी कॉइन एंड अ 1 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन हैवियर होता है 1 रुपी कॉइन से, तो 5 रुपी कॉइन का इनर्शिया ज्यादा होगा. ओके. In the following example, try to identify the number of times the velocity of the ball changes. Explain why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. देखिए पहले हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं. ठीक है, थर्ड देखेंगे अभी हम लोग. Why some of the leaves may get detached from a tree if we vigorously shake its branch. देखिए ये क्यों होता है? ये इनर्शिया के वजह से होता है. जस्ट हमने अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे थे. तो क्या होगा, अगर आप मान लीजिए एक ब्रांच, ट्री के एक ब्रांच को आप शेक कर रहे हैं, तो उस ब्रांच में जो लीव्स है वो क्या हो गए, मोशन में आ गए, पर उससे जो सामने अटैच्ड है वो अभी तक रेस्ट में थे. ठीक है, तो वो मोशन में नहीं आ पाए ड्यू टू इनर्शिया, तो वो क्या हो जाते हैं, डिटैक्ट हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं हमारे ट्री से. लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट. देखिए अभी हम लोग ने देखा था, ये भी इनर्शिया की वजह से होता है. जब क्या होता है, जब स्टार्ट करते हैं बस को, तो हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, हमारा पैर है, वो बस के साथ मोशन में आना स्टार्ट हो जाता है, बट हमारा जो अपर पार्ट है वो अभी तक रेस्ट में होता है, जिस कारण से क्या होता है कि हम लोग बैकवर्ड मूव हो जाते हैं. और इसका ऑपोजिट जब क्या होता है, जब ब्रेक मारा जाता है, तो क्या होता है, तो हमारा लोअर पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हमारा अपर बॉडी जो था वो अभी तक मोशन में था, तो वो रेस्ट में नहीं आ पाता ड्यू टू इनर्शिया. तो इस कारण से हम लोग फॉरवर्ड मूव हो जाते हैं. तो होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा हो मेरा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का. तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो और एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, तो काइंडली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल मिसेस आनंद क्लासेस. ठीक है, हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने मिस किया था. A football player kicks a football to another player of his team who kicks the football towards the goal. देखिए पहला जब किक करता है तब एक मोशन में आता है बॉल रेस्ट से, ये रेस्ट में रहता है बॉल, फिर ये मोशन में आके यहाँ पे आता है. ठीक है, फिर क्या होता है, टू अनदर प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर 1 है, फिर ये किक करता है गोल के लिए, तो फिर ये जाता है, फिर गोल में आता है. ठीक है, द गोलकीपर ऑफ द ऑपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल, फिर गोलकीपर यहाँ पे आता है, गोलकीपर फिर वो कलेक्ट करता है, फिर वो अपनी टीम को देता है. ठीक है, तो इस तरह से होता है. कलेक्ट द बॉल, किक्स इट टुवर्ड द प्लेयर ऑफ हिज, आल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस. क्या अब हम लोग को ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस. यहाँ पे रेस्ट से वो पहले मोशन में गया, एक बार चेंज हुआ. ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ 2 बार, फिर वहां से किक द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल. तो ये यहाँ से यहाँ तक पहला, फिर ये किक करता है, फिर एक वेलोसिटी में जाता है, दूसरा से तीसरा, चौथा, मतलब 4 बार चेंज होता है. ठीक है, A football player kicks a football to another player. पहले ये रेस्ट से मोशन में जाता है एक वेलोसिटी में, प्लेयर 1 में, प्लेयर 1 फिर किक करता है इसको दूसरा गोलकीपर के पास. तो ये 1 टाइम 2 टाइम गोलकीपर कलेक्ट करता है, फिर वो अपनी टीम को देता है. 3 टाइम 4 टाइम. ठीक है, 4 टाइम चेंज होता है. तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर से मिलेंगे इसके पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे. ओके,
तब तक आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ काइंडली शेयर कीजिए इस वीडियो को एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।